जम्मू के रामबन और किश्तवाड़ में भारी बारिश से तबाही मचाई। भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे की दोनों तरफ यात्री फंस गए। लैंडस्लाइड से रामबन में कई मकान तबाह हुए, 3 लोगों की मौत हुई। TV9 भारतवर्ष की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सैलाब के इस सितम की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। देखिए ये रिपोर्ट। सूचित किया जाता है कि दरियाए चिनाब का पानी बढ़ रहा है। पूरा रोड जो है यहाँ पे वॉश आउट हो चुका है। बरसात की बूंदें जब कहर बनकर गिरती हैं तो भूगोल को बिगाड़ने पर आमदा हो जाती हैं। जम्मू के रामबन और किश्तवाड़ में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को। जरा इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली जम्मू के किश्तवाड़ की है, जहां पहाड़ का सीना फटा और लोगों में दहशत फैल गई। दूसरी रामबन की है, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने तबाही मचा दी। ये जो सैलाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई बरसाती नाला नहीं, बल्कि भारी बारिश के बाद रामबन इलाके की बिगड़ी हुई तस्वीर है। बीती रात इस गांव में ऐसा जलजला आया कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। मकान, दुकान, गाड़ी। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। ध्यान से देखिए, लोगों की जान बचाने के लिए कैसे एक लकड़ी के पुल से उन्हें पार करवाया जा रहा है। इस तबाही के बाद अगर कुछ बचा है तो सिर्फ सैलाब का शोर। कई घर पानी में बह गए हैं, जो बचे हैं उनमें पानी भर चुका है। कुछ ऐसे ही हालात बनिहाल में भी देखने को मिले, जहां बादल फटने से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा टूट गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। यहाँ पे पूरी तरीके से जो प्राकृतिक आपदा है वो यहाँ पर आई है और सेना किस तरीके से यहाँ पर मदद कर रही है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से JCB की 2 मशीनें यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो भी सामान, जो भी यहाँ पर मलबे में दबा हुआ है, ख़ास तौर पे गाड़ियाँ जो यहाँ पर दबी हुई हैं, उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए। प्रशासन की ये प्राथमिकता है। अब जरा किश्तवाड़ की इस डरावनी तस्वीर को भी देख लीजिए। पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर गिरा और लोगों की सांस अटक गई। जम्मू के कई इलाकों में हुई इस भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। नाचरी से बनिहाल तक कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। रामबन में 40 घर टूटे हैं और 100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। किश्तवाड़ और सिंथन टॉप रोड भी बंद है। कई नदियां उफान पर हैं और कई गाड़ियां बह चुकी हैं। बारिश अभी थमी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल तक और इसी तरह आसमान से कहर बरस सकता है। लेकिन राहत और बचाव दल लगातार अपने काम में जुटे हैं, ताकि वक्त रहते हालात को काबू किया जा सके। अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत के वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बांग्लादेश और भारत में ड्रामा शुरू हो गया है और वक्फ पर नफरती मौलाना भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं। कुछ मौलाना तो भारत में अराजकता फैलाने और गृह युद्ध छेड़ देने जैसी धमकियां देने पर उतर आए हैं और भारत के वक्फ कानून पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी शोर मचा रहे हैं। सवाल यह है, क्या वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान में जारी टूल किट का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? भाजपा सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। इस अभियान को अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाया जाएगा और फिर इसका मुकाबला किया जाएगा। कोई मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। सुना आपने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान क्या कह रहे हैं? संशोधित वक्फ कानून पर किस किस तरह की धमकी दी जा रही है? वो संशोधन जिस पर व्यापक विमर्श के बाद संसद की मोहर लगी, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन मौलाना है कि मान ही नहीं रहे। उनको तो बस विरोध करना है, उन्हें तो हेडलाइन बनानी है, वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल।
मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस तरह आप मदरसों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप क्या नाम है आप ये वक्फ के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है, एक खास मजहब के खिलाफ एक अभियान है। और इस अभियान को अगर क्या नाम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाया जाएगा और फिर क्या नाम इसका मुकाबला किया जाएगा। मौलाना कौसर हयात खान कह रहे हैं वक्फ मुद्दे को इंटरनेशनल बनाएंगे, लेकिन लगता है वो अखबारों को खंगालना भूल गए या फिर वो इन खबरों को जानबूझकर डिस्काउंट देते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा तो उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया जिस दिन संसद में बिल पेश हुआ था। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक ऐसी खलबली मची जो आज तक जारी है। भारत के कानून पर वहां खून के आंसू रोए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में उनकी अपनी समस्या पर चर्चा के बजाय भारत के कानून पर रोना धोना चल रहा है। भुखमरी और कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के लोग भी आजकल इस भारतीय कानून के विमर्श में जुटे हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान दे दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा, इस भेदभावपूर्ण कानून को पारित करना भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद को दर्शाता है। इस बात की गंभीर आशंका है कि यह भारतीय मुसलमानों को और अधिक हाशिए पर धकेलने में योगदान देगा। पाकिस्तान की तरह भारत के वक्फ कानून पर बांग्लादेश को भी कुछ कम मिर्ची नहीं लगी है। साजिश कितनी गहरी है इसे आप ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया। इस वीडियो में बांग्लादेश की जेल से आजाद हुआ जसीमुद्दीन सीएम ममता बनर्जी से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से भारत के खिलाफ साजिश बढ़ाने की बातें कह रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान वक्फ पर जिस इंटरनेशनल लड़ाई की बात कह रहे हैं वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले से ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन मौलाना को शायद पता नहीं है कि वो अपनी बात इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर धमकी भरे ऐसे बोल वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में बोलते तो शायद आगे फिर कभी कुछ नहीं बोल पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की इच्छा रखने वालों के लिए शुभ समाचार। पिछले 4 साल से बंद पड़ा आध्यात्म और आस्था का मार्ग अब फिर से खुलने जा रहा है। 2020 में कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी परछाई में ढका और उसके बाद लद्दाख में भारत और चीन के रिश्तों पर बर्फ जम गई, लेकिन अब वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि बहुत जल्द कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की संभावना है। कैलाश मानसरोवर वो आध्यात्मिक शिखर जहां पहुंचकर लगता है मानो भगवान शिव से सीधा संवाद हो रहा। महादेव महादेव। इस स्थान पर भोलेनाथ से एकाकार होने की भावना और अधिक बलवान होती चली जाती है। पिछले 4 वर्षों से महादेव के भक्त जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब निकट आ गया है। यात्रा प्रारंभ होने वाली है। दरअसल आखिरी बार 2019 में कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई थी। उसके बाद 2020 में कोरोना महामारी की वजह से यात्रा नहीं हो पाई और 2020 में ही LAC पर चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ गया था। लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं और विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि बहुत जल्द कैलाश मानसरोवर यात्रा का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा उसमें जो है हम लोग जल्द ही उस पर कुछ और नोटिस पब्लिक के लिए जारी करेंगे और जल्द ही यात्रा शुरुआत होने की संभावना है। मानसरोवर की यात्रा महज एक ट्रैक नहीं है,
ये हिमालय की गोद में भगवान शिव से आत्मसात होने का मार्ग है। ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए सांसें श्लोक बन जाती हैं और पसीने की हर एक बूंद तपस्या में परिवर्तित होती है। आपको बता दें कि भारत सरकार 2 रास्तों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाती है। पहला है उत्तराखंड का लिपुलेख पास। इस मार्ग से यात्रा में करीब 24 दिन का वक्त लगता है। दूसरा है सिक्किम का नाथुला पास। इस रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ट्रैवल कंपनियां नेपाल के रास्ते भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाती हैं। लेकिन किसी भी रूट से जाएं, आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। पिछले साल अक्टूबर में भारत चीन के बीच डेमचौक और देपसांग जैसे इलाकों से सेनाओं की वापसी का समझौता हुआ। उसके अलावा दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाओं की बहाली पर सहमति बनी है। 4 साल से दोनों देशों के बीच खिंची बर्फीली रेखा अब थोड़ी पिघल रही है। जब डिप्लोमेसी के मेज पर कैलाश मानसरोवर का जिक्र आता है तो बात सिर्फ कूटनीति की नहीं रह जाती, बात आस्था की होती है। अब महादेव के भक्तों को इंतजार है कि जल्द से जल्द इस यात्रा की प्रक्रिया शुरू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खालिस्तानी आतंकवादी हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार हो चुका है। वो FBI की गिरफ्त में है और FBI उससे कड़ाई से पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान वो भारत में आतंकी साजिशों के लिए पाकिस्तान की पोल बैक टू बैक खोल रहा है। उसने एक ऐसे खालिस्तानी आतंकी का नाम कबूला है जो पाकिस्तान में ही छुपा बैठा है और वो आतंकी ISI का सबसे बड़ा मोहरा है। कौन है वो आतंकी जो ISI के इशारे पर हैप्पी पासिया को भारत के पंजाब में हमलों का ऑर्डर देता था? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यही है खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया, पंजाब का नया दुश्मन, जिसके ऊपर पंजाब में बीते कुछ महीनों के भीतर 1-2 नहीं बल्कि 14 से अधिक आतंकी हमले कराने का संगीन आरोप है। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हुए ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी इसी खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली थी। इससे पहले 3 मार्च को अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर में ग्रेनेड अटैक का मास्टरमाइंड भी यही आतंकी हैप्पी पासिया था। पंजाब पुलिस और NIA का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैप्पी पासिया को 17 अप्रैल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने उसे कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से पकड़ा और उसकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर बड़ा खुलासा किया। भारत के पंजाब में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी हरप्रीत सिंह को FBI और ERO ने सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया है। यह आतंकी 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से जुड़ा हुआ था, अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल करता था। FBI ने जिन 2 इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से हैप्पी पासिया का नाम जोड़ा है, उसमें से एक है खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसका सबसे खुकार ऑपरेटर है आतंकी हरविंदर सिंह सिंधु और फ्रिंदा, जो कि बरसों से पाकिस्तान की पनाह में छुपा बैठा है। और हैप्पी पासिया ने FBI की पूछताछ में कबूला है कि उसने भारत के पंजाब में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, उसका ऑर्डर इसी आतंकी रिंदा से मिला था। रिंदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा है और ISI के इशारे पर ही रिंदा पासिया को पंजाब को दहलाने का हुक्म दिया करता था। पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर रिंदा ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਐਕਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਿੰਗ ਟੈਰਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਈਲ ਬੇਸਡ ਇਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ।
हैप्पी पासिया ने पूछताछ में यह भी कबूला है कि पंजाब में इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए वो आईएसआई की मदद से नार्को टेररिज्म फंडिंग वाला जाल भी बिछा रहा था। अमेरिका से गिरफ्तार हैप्पी पासिया के बारे में यह बात भी पता चली है कि वो आतंकी रिंदा और आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में न सिर्फ खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, बल्कि पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को भी डिस्टर्ब करने का खतरनाक प्लान बना रहा था। हैप्पी पासिया अमृतसर जिले के पासिया गांव का रहने वाला है। वर्ष 2021 में मैक्सिको से अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में पकड़ा जा चुका है। भारत की एजेंसियां आतंकी तहव्वुर राणा की तरह अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की भी तैयारी कर चुकी हैं। वो जल्द ही भारत लाया जा सकता है और तब पाकिस्तान का भारत विरोधी खालिस्तान वाला प्लान पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सियासत में अक्सर तनाव बहुत होता है, विरोधियों से निपटने का तनाव, देश हित में बड़े फैसले लेने का तनाव। लेकिन अगर इस तनाव के बीच कोई नेता अपनी सेहत को प्राथमिकता बना ले तो फिर वो बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया गृह मंत्री अमित शाह ने। वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के मंच पर अमित शाह ने अपनी वेट लॉस जर्नी और डायबिटीज से मुक्ति का अनुभव सबके सामने साझा किया। 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। देश के युवाओं को देश के गृह मंत्री का सेहत वाला संदेश। युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। दिल्ली के ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में आयोजित स्वास्थ्य लिवर स्वस्थ कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बातें साझा की जो आज से पहले उन्होंने किसी भी मंच पर नहीं कही। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 4 चीजों का अनुसरण करके उन्हें एलोपैथिक दवाओं और इंसुलिन से पूरी तरह छुटकारा मिल चुका है। आप भी सुनिए वो 4 चीजें क्या है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। गृह मंत्री ने सिर्फ अपनी वेट लॉस जर्नी ही नहीं बताई, बल्कि यह भी साफ किया कि अच्छी सेहत के लिए अनुशासित जीवन शैली और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। 4.5 साल के समय में मैं आज करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने युवाओं को यह संदेश भी दिया कि मोबाइल के स्क्रीन टाइम से ज्यादा स्किन टाइम यानी अपनी सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। गृह मंत्री की यह वेट लॉस जर्नी सिर्फ एक पर्सनल फिटनेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक संदेश है जो व्यस्तता, तनाव या अनदेखी की वजह से अपनी सेहत को अनदेखा कर देते हैं। अगर देश के गृह मंत्री दिन रात की राजनीति, फाइलों के भार और फैसलों के दबाव के बीच भी खुद को स्वस्थ रखने का वक्त निकाल सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात राजनीति के गलियारों में उठे तूफान की। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दिए बयान के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बताकर पार्टी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, लेकिन यह मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर पूरा विपक्ष हमलावर है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने कहा कि PM मोदी को बीजेपी सांसदों पर लगाम लगानी चाहिए। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ। आप सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल पहले से ही इस मामले को लेकर हमलावर हैं।
कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के बयान को संविधान पर हमला बताया। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे। तो ये बिना, मैं फिर से दोहराता हूं, बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के ये संभव नहीं है, और अगर उनकी स्वीकृति के बगैर हो रहा है तो प्रधानमंत्री कमजोर हो चुका है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान के बाद अब बीजेपी बैकफुट पर है। सवाल है कि क्या सांसद निशिकांत दुबे अपने बयान पर माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात चीन में आयोजित हाफ मैराथन की करेंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस मैराथन में न सिर्फ इंसानों ने हिस्सा लिया, बल्कि उनके साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी अपनी क्षमता का परिचय दिया। इस रेस के बहाने चीन ने अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है कि आज की तारीख में वो तकनीक के क्षेत्र में उससे कम नहीं। आखिर क्या हुआ इस हाफ मैराथन में, और कैसे दुनिया की पहली रोबो मैराथन ने खींचा पूरी दुनिया का ध्यान, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में महाशक्ति बनने की होड़ मची है। चीन से लेकर अमेरिका लगातार तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में है। खासकर चीन लगातार अमेरिका से तकनीक के क्षेत्र में आगे निकलने की कवायद में लगा है। यही वजह है कि चीन लगातार अपने टेक्नोलॉजी क्षेत्र की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, जिसकी तस्दीक चीन से आई ये तस्वीर कर रही है। ये तस्वीरें बीजिंग के यीजुआंग प्रांत की हैं, जहां हाफ मैराथन आयोजित किया गया, जिसमें इंसानों के साथ रोबोट्स भी रेस में शामिल हुए। दुनिया ने पहली बार ऐसी तस्वीर देखी जब इंसानों के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। यहां 2 ट्रैक बनाए गए थे, एक इंसानों के लिए तो दूसरा ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए। जैसे ही स्टार्टिंग लाइन पर बंदूक की आवाज के साथ रेस शुरू हुई, रोबोट्स ने इंसानों के साथ दौड़ लगानी शुरू कर दी। प्रतियोगिता में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 75 से 180 सेंटीमीटर लंबे ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया। कुछ खुद से दौड़ रहे थे, जबकि कुछ रोबोट्स को इंजीनियर्स ऑपरेट कर रहे थे। मैराथन में टॉप करने वाला रोबोट बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमंस रोबोटिक्स का बनाया टियांगोंग अल्ट्रा था, जिसने रेस खत्म करने में 2 घंटे और 40 मिनट का समय लिया। इस मैराथन का लक्ष्य रोबोट के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का परीक्षण करना था। इस हाफ मैराथन से चीन ने दुनिया भर में अपनी तकनीकी ताकत दिखाई, साथ ही अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की कि आज की तारीख में चीन तकनीक के मामले में अमेरिका से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।